तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट है, ठीक है, वो एक कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, उससे रिलेटेड है। भैया इसको हटा दो, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, उससे रिलेटेड है। तो असल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम पहले अलग अलग समझते थे, ठीक है। और माइकल फैराडे ने ये शो किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सवाल ये उठा कि इफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। भैया अगर सिमेट्री है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराओ वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है, तो क्या उल्टा भी होता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी उसमें ऐसा नहीं आ रहा था, तो मैक्सवेल ने ओरिजिनल इक्वेशंस में एक करेक्शन किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है। फिर वहां से एक कंसेप्ट निकल करके आ गया कि अगर ऐसा हो रहा है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो ऐसी वेव सेटअप की जा सकती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एनर्जी ट्रांसफर। वेव कैसे जनरेट होती है? जब दो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे पानी में जब मैं पत्थर मारता हूँ तो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी थोड़ी देर के लिए काइनेटिक हो जाती है, थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल हो जाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कहते हैं ट्रांसफर होती रहती है, और इस तरीके से डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट करता है। तो ऐसे लोगों ने, मैक्सवेल ने बताया कि थ्योरेटिकली ऐसी वेव पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करें और एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करती ना, और ईएम वेव बन जाएंगी। जब उसने कैलकुलेट किया और पाया कि ऐसी वेव हो सकती हैं, तो अभी हम लोगों ने वेव बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, पर जो भी उसने किया उससे उसने निकाल लिया कि यार इस वेव की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। जो कि उधर लोगों ने ऑप्टिक्स में अदरवाइज लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि लाइट की स्पीड भी करीब करीब 3 × 10⁸ है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और मैक्सवेल के जो काम थे उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के साथ साथ लाइट को भी उसी में जोड़ दिया कि लाइट कोई अलग चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पर अभी सारा मामला थ्योरेटिकल था। फिर हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1885 में, ठीक है ना, और उन्हें डेमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि हाँ भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे की फिर तमाम तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनकी थ्योरी, सब आगे की बात है, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट करंट से पढ़ना चाहेंगे कि किस तरीके से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने देखो इक्वेशन 8.1 दी, ये एम्पियर्स लॉ है, ठीक है। ये कहता है इंटीग्रल B.dl = μ0I है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल ने सोचा। मैक्सवेल का क्या कहना था कि मान लो सपोज करो ये फिगर देख लेते हैं, ये फिगर 8.1a देखो। तो मैक्सवेल ने कहा कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, इसमें एक वायर आ रहा है, ठीक है, और वायर के चारों तरफ उसने एक r रेडियस का एक लूप बना लिया, ठीक है। तो चूंकि वायर है इसलिए पॉइंट P पे कोई फील्ड होगी, ठीक है, और ऐसे P पे क्या, वायर के हर पॉइंट पे एक फील्ड होगी, ठीक है। और अगर मैं इस लूप पे एम्पियर्स लॉ लगाऊं तो ये इक्वेशन 8.2 के हिसाब से B × 2πr मस्ट बी इक्वल टू μ0 × I, ठीक, यहां तक कोई समस्या, ठीक है। तो शिव के लिए बता दें, एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने एक एम्पियर्स लॉ दिया था जो कहता था इंटीग्रल B.dl = B × μ0I। अब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एक वायर होता है तो उसकी वजह से फील्ड सर्कल में गोल गोल घूमती है, तो B.dl का इंटीग्रल किसी तरह से B × 2πr आ जाता है, जिसकी वैल्यू μ0 × I हो गई। वैसे B × 2πr लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं उसको इंटीग्रल B.dl ही लिखता रहता, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मैं सर्कुलर लूप लूँ, मैं किसी भी शेप का लूप ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब एम्पियर्स लॉ में एक प्रॉब्लम थी
एम्पियर्स लॉ में प्रॉब्लम क्या थी कि सपोज करो मैं एक लूप लूं, तो लूप के ऊपर इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड थी, जहां पे आई एनक्लोज्ड क्या था, वो करंट था जो उस लूप को बनाने वाली सरफेस को काट रहा था। अगर मेरे पास कोई क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप को क्लोज करने वाली सरफेस अपने आप में यूनिक नहीं है, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने क्या कहा, जो ऑप्शन जो तुम्हारा ये लूप है, अगर मेरे पास ऐसा एक सर्कुलर लूप है तो एक तो इस सर्कुलर लूप को बीच में भर दूं तो जो सर्किल बनेगा वो इस लूप को कैरी करने वाला एरिया इस लूप के अंदर की सरफेस हो गई, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि यार मैं सर्कल ना लूं, मैं जैसा मटका होता है ना, जो ऑप्शन 8.1 बी है उसको देखो, उन्होंने कहा कि मैं मटके जैसा शेप ले लूं, ठीक है। तो जो मटके की सरफेस है उसका भी जो लूप होगा वो तो वही मटके के ढक्कन वाला गोला होगा, तो यानी कि सेम गोले के लिए मैं दो सरफेस ले सकता हूं। तो इसको उन्होंने इस तरह से देखा कि सपोज करो मेरे पास एक मटका है जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ढक्कन के लिए सर्कल है और जो मटके की सरफेस के लिए सर्कल है, वो दोनों सर्कल एक ही हैं, रीजनेबल। अगर मैं एक मटका लूं, मटके के ऊपर एक ढक्कन लगा दूं, ठीक है, बंद कर दूं मटके को, तो जो ढक्कन है उसकी बाउंड्री क्या है, एक सर्कल है, और जो मटका है उसकी बाउंड्री क्या है, वो भी एक सर्कल है, दोनों आइडेंटिकल सर्कल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा अगर मान लो मैं ढक्कन वाली सरफेस के ऊपर इंटीग्रल बी डॉट डी एल करूं, तो ढक्कन से देखो ये वायर पास करके अंदर जा रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई होगी। लेकिन अगर मैं मटके वाली सरफेस के ऊपर इंटीग्रल बी डॉट डी एल करूं, तो मटके वाली सरफेस को कोई वायर काट ही नहीं रहा, क्योंकि अंदर तो कैपेसिटर की प्लेट है और दोनों कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई वायर तो होता नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं मटके के ढक्कन को देखूं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई है, और मटके की सरफेस कर्व्ड सरफेस को देखूं तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो है, क्योंकि जो ढक्कन है उससे एक वायर पास हो रहा है और जो मटके की पेंदी है उससे कोई वायर पास नहीं हो रहा। ये बात समझ में नहीं आई कि आई कि कोई इसको नहीं आई, तुम्हें भी नहीं समझ। चलो इस मटके को ध्यान से देखो, ठीक है, ड्रॉ करके बता दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कैमरा भी ये लगा दो। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल किस सरफेस को इनक्लोज कर रहा है। एक तो तरीका है कि ये सर्कल ये सरफेस इनक्लोज कर रहा है, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि ये जो सर्कल है ये वाली जो सरफेस है इसको भी तो इनक्लोज कर रहा है ना, ठीक। जैसे अगर मैं वो ग्लास उठाओ, कोई बात नहीं, पानी से हम लोग डरते नहीं हैं। अगर मैं इस सर्कल की बात कर, अगर इस ग्लास की बॉडी को एक सरफेस मानूं, तो इस सरफेस की बाउंड्री क्या है, ये वाला सर्कल, और मैं यहां पर एक ढक्कन लगा दूं, तो उस ढक्कन की जो सरफेस है उसकी बाउंड्री क्या है, वो भी ये वाला सरफेस। अब अगर मान लो कैपेसिटर की प्लेट इस ग्लास के अंदर रखी है और एक वायर ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इस ढक्कन के ऊपर इंटीग्रल बी डॉट डी एल कर रहा हूं, तो ये ढक्कन की सरफेस है, उससे वायर अंदर जा रहा है, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू म्यू नॉट आई है। लेकिन अगर मैं ग्लास के ऊपर एम्पियर लॉ लगा रहा हूं, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल तो इसी सरफेस पे कर रहा, इसी पाथ पे कर रहा हूं, लेकिन अब कोई करंट नहीं पास कर रहा है,
ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं इस मटके के अंदर एक वायर जा रहा है, यहां प्लेट है, तो अगर इस सरफेस को देखूं तो आई एनक्लोज्ड 0 है, और अगर इस सरफेस को देखूं तो आई एनक्लोज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसी गोले के लिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू एक नजर से देखूं तो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, दूसरी नजर से देखूं तो इक्वल टू 0 आएगी, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। जब एक ही चीज को एक तरह से देख रहे हो तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, दूसरी तरफ से 0 आ रही है, तो ये एम्बिग्विटी हो गई, मामला गड़बड़ हो गया। तो एम्पियर ने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि इसका मतलब एम्पियर के लॉ में कुछ गड़बड़ है, इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो अब तो हम लोग एम्पियर लॉ इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो हमें पता था कि अगर करंट है, जो कि यहाँ पे करंट है इस वायर में, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होगी, कोई फर्क नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा कि यार देखो, यहां तो करंट है इसलिए फील्ड है, इस सरफेस पे भले ही करंट नहीं है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? ये कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, इधर दूसरी कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहां जब भी करंट फ्लो करेगा इस वायर में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज होगी। क्यों? अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज या अनचार्ज हो रहा है, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो मैक्सवेल पहली बात तो ये काम कर क्यों रहे थे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो मैक्सवेल ने कहा कि भैया इस वाले पे अगर देखूं तो ये जो इंटीग्रल बी डॉट डीएल नॉन जीरो होगा, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। तो मैक्सवेल ने एक नई चीज डिफाइन करी, आई डी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा, बेसिकली मैक्सवेल ने बड़ी सिंपल, एक मिनट इसको रुक जाते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि भैया चाहे ये वाला इंटीग्रल बी डॉट डीएल देखें, चाहे ये वाला इंटीग्रल बी डॉट डीएल देखें, ये वाला, दोनों की वैल्यू तो एक होना चाहिए। तो यहां से तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई आ गई, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है। अब अगर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, तो जरा देखते हैं कि आई चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेटेड है। तो मैक्सवेल ने कहा कि अरे म्यू नॉट आई को म्यू नॉट आई की जगह पर डी क्यू बाई डी टी लिख लें। ठीक है। जिन लोगों ने कैपेसिटेंस पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू सी वी, तो अलग बात हो गई। अच्छा ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था पीछे, यहाँ साइड में लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर भेज दूं और एरिया इधर भेज दूं, तो Q को मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सिग्मा नहीं, क्या कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इस एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल करके इन्होंने कह दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। कारण क्यों हुआ? यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया था उसको फाई ई उन्होंने इसलिए लिख दिया क्योंकि सिमेट्री की एक आर्गुमेंट क्या कहता था, जैसे वहां पे डी फाई बी बाई डी टी इंटीग्रल ई डॉट डीएल से रिलेटेड है। फैराडेज लॉ क्या है? ईएमएफ क्या है? इंटीग्रल ई डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो इनके हिसाब से जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ई डॉट डीएल पैदा कर रहा था, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज बी डॉट डीएल पैदा करेगा। अब ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट साथ में कांस्टेंट आ गए, वो एक अलग समस्या है। ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा यार म्यू नॉट को म्यू नॉट छोड़ दें, ये जो बची हुई क्वांटिटी है उसने इसने कह दिया, इसका नया नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी।
ठीक है। और इन्होंने एम्पियर्स लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया और इन्होंने कह दिया कि एम्पियर्स लॉ अब मैं लिखूं, जो एम्पियर ने अपना लॉ दिया था वो डीसी करंट के लिए दिया था, मतलब जहां पे कांस्टेंट करंट थे। तो मैंने कहा वेरिंग करंट के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल, सॉरी मतलब सिंपल जहां पे करंट हो, जहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, जहां पे आई डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिख दी गई। अब क्या है, अब कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। इस सरफेस पे देखोगे तो यहां पे आई की वैल्यू आई है, आई डी 0 है, ठीक है। और इस सरफेस पे देखोगे तो यहां पे आई की वैल्यू 0 है और आई डी की वैल्यू जो भी उसी के इक्वल है। तो अब वो इनकंसिस्टेंसी हट गई। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो एम्पियर्स लॉ था वो खाली करंट देख रहा था, जबकि मैग्नेटिक फील्ड करंट से पैदा हो जरूरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से भी पैदा हो सकती है और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से पैदा हो सकती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड करंट से भी पैदा हो सकती है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पैदा हो सकती है। तो उसने जो फैराडे लॉ का से मिलता जुलता उसकी एनालॉगस एक लॉ यहां डेवलप कर दिया। तो ये एक तरह से एम्पियर लॉ में मैक्सवेल का चेंज आ गया, ठीक, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ कह दिया। चलो ठीक है, कैमरा बंद कर दो। ठीक, तो अब बुक में देखें तो कह रहे हैं भैया 8.1a के हिसाब से देखें तो जो लूप का एरिया है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए म्यू नॉट आई हो गया। 8.1b के हिसाब से देखें, ठीक है, या 8.1c के हिसाब से देखें तो यहां जो लूप में एरिया बन रहा है उसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल 0 आ गया, जो कि ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो उन्होंने वही एक एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी नाम का एक नया करंट डिफाइन कर दिया। 8.4 इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन्होंने मैंने उल्टा किया, इन्होंने दूसरा किया। इन्होंने पहले फाई ई लिया, उसको डिफरेंशिएट किया और वहां से एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी को आई लिख करके नया करंट दे दिया, जिसको कहा कि ये मिसिंग टर्म है, इसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है करंट बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब जो नेट रिजल्ट आ गया वो आ गया कहाँ गया भाई नीचे, कि आई के दो फॉर्म हो गए, आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। आई सी एक कंडक्शन करंट कहते हैं जो कि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से है, और डी फाई ई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है। और अब इंटीग्रल बी डॉट डी एल की नई डेफिनेशन क्या आ गई, म्यू नॉट आई सी ये कंडक्शन करंट की वजह से प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट आते ही सिमेट्री स्टेब्लिश हो गई। अभी तक तो क्या था, खाली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा था। अब सिमेट्री के हिसाब से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करने लगा। तो इसकी वजह से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, ठीक है ना। तो यही बातें कह रहे हैं कि अल्टीमेटली इसके वजह से ये सब चलते गए। ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है इसको जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो कह रहे थे मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, पहले से था। इंटीग्रल बी डॉट डी इज इक्वल टू 0 पहले से था। इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी हो गया, और इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी तो पहले से ही था, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है। अब इसको ईएम वेव में ले जाने से पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं क्या कहते तुमको ईएमआई करा रहा था तो मैं कहता था मान लो कोई रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, तो अगर मैं सेंटर से आर रेडियस का सर्कल बनाऊं तो लिख देता था ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, और वहां से आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी, इस तरह का फॉर्मूला आ जाता था ना, याद है? कुछ इसी तरह का सवाल इन्होंने एग्जाम्पल 8.1 में दे दिया। ये कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 नैनो फैरेड at t is equal to 0 it is connected for charging in a series with an resistance of 1 mega ohm across a 2 volt battery। ठीक है, तो ये क्या सर्किट हो गया? आरसी सर्किट हो गया। ठीक है, तो मैंने जैसे तुमको पहले बताया था ईएमआई वाले टॉपिक में कि जो एलआर और आरसी सर्किट हैं वो एकदम से चार्ज नहीं होते, धीरे धीरे चार्ज होते हैं, धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं। मैंने कहा था जो चीज़ें चार्ज, जो चीज़ समय के साथ बढ़ रही होती हैं, बल्कि जो चीज़ समय के साथ घट रही होती हैं, उनकी वैल्यू e टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ ले लेते हैं। जो चीज़ें समय के साथ बढ़ रही होती हैं उनकी 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ तो देखो नीचे लिखा है जो चार्ज है वो सी वी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ है। ठीक है, तो अगर चार्ज मुझे मिल गया, अब ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट। ठीक है, हाँ, आफ्टर टी इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 सेकेंड। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि ओपी दे दिया 0.5 मीटर, तो मैं वही करूंगा कि 0.5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बना लूंगा। फिर क्या कह दूंगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी लिख लूंगा। ठीक है, यहां कोई समस्या? ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू ए हो गई। ठीक है, यहां पर ए की वैल्यू पाई इंटू 1 का स्क्वायर है, क्योंकि पूरा कैपेसिटर 1 मीटर रेडियस का है। ठीक है ना, अब इसको पाई इंटू हाफ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तुम्हारा छोटे वाले लूप का फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो जो पूरा चार्ज है वो बड़े एरिया में फैला हुआ है, छोटे एरिया में पाई इंटू हाफ का स्क्वायर कर देंगे तो बेसिकली पाई पाई कट जाएगा, वो हाफ की वजह से 1/4 आ जाएगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा करंट आ जाएगा ये सब चेंज करके वो 1/4 डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब तुमको Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसको डिफरेंशिएट करके 1/4 डी क्यू बाई डी टी कर लोगे। ठीक है, और उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो b इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, वहां से b निकाल देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो अभी ईएम वेव से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जो मैं बताना चाह रहा था तो यहाँ पे ख़त्म ही हो गया। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशन हुई जो इन्होंने दे रखी है एग्जाम्पल 8.1 से पहले, ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। अब हम एक बात करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो सूरज से यहाँ लाइट आ रही है तो रास्ते में ना कोई चार्ज है ना कोई करंट है, तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू 0, दूसरी हो गई इंटीग्रल बी डॉट डी इज इक्वल टू 0, तो दोनों में सिमेट्री आ गई है ना। और तीसरी इक्वेशन हो गई इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस बी डी फाई बाई डी टी, और चौथी इक्वेशन आ गई इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, यहां तो कोई समस्या नहीं। अब किसी तरीके की मैथमेटिक्स लगाते हैं जिसमें जो हम लोगों को पढ़ाई नहीं गई है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन क्या कहते हैं उस मैथमेटिक्स में चाहे इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करो और चाहे इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो उधर डी बाई डी टी आ जाएगा और उधर फाई बी का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है।
हाँ चलो छोड़ो, उस लफड़े में नहीं पढ़ते हैं, जब वो मैथ नहीं तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली 3 और 4 को आपस में जोड़ करके इन्होंने किसी तरीके से दिखा दिया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये ईएम वेव जनरेट करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये तब होगा जब कोई क्यू नहीं है, कोई आई नहीं है। ठीक है, ये ईएम वेव बन गई। अब इसके आगे की कहानी अगली क्लास में करेंगे 8.3 से। चलो बाय बाय।